अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेडलाइन सिंध सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हे असांजो एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ॿाहिरि आहे। अॼु जा असांजे जेके महिमान आहिनि उहे आफ़ाक़ अहमद साहब आहिनि, चेयरमैन आहिनि मुहाजिर कौमी मूवमेंट जा। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने टाइम दिया। आपकी जब 7 साल जेल में रहने के बाद जब आप बाहर आते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था बाहर भेजने का, मुल्क छोड़ने का। अभी भी वो प्रेशर है कि आप मुल्क छोड़ के जाएं, और जाएं तो क्यों जाएं? वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन सी ताकत है जो आपको पाकिस्तान, सिंध और कराची में नहीं रहना चाहती? देखिए, प्रेशर पहले भी था, आज भी है। ये एहसास दिला के कि आप यहाँ महफूज नहीं हैं, और बार बार ये पैगामात भी दिए जाते हैं कि आप महफूज उसी सूरत में हो सकते हैं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाइए, या कम अज़ कम आप ये शहर या सूबा छोड़ के चले जाइए, पंजाब शिफ्ट हो जाइए। तो वो दबाव अभी भी है, और वो दबाव ज़ाहिर है कि जो हुकूमत की हलीफ जमात है उसकी ख्वाहिश पर है, इसलिए कि वो अब हमें पॉलिटिकल थ्रेट समझते हैं। उन्होंने अब तक जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया, जो धोखे दिए, वही समझते हैं कि अगर हम आवाम में जाएंगे तो अल्ताफ़ का जो कब्ज़ा है इस शहर पर वो ख़त्म होगा। लेकिन मकबूलियत उनकी है, जीत के भी वो आए। जी, मैंने पहले भी कहा था कि मकबूलियत और कब्ज़े में फ़र्क है। मकबूलियत अगर उनकी है तो उनको चाहिए कि वो फिर असलहे की सियासत तर्क करके तमाम लोगों को सियासी सरगर्मियाँ करने के लिए बराबर से ग्राउंड फराहम करें। लेकिन एक आम तासुर है आफाक भाई कि 92 की ऑपरेशन जब शुरू हुई तो एजेंसियों का साथ आपका भी उनके साथ रहा, और ये आम तासुर है कि हकीकी में भी वो मिलिटेंट विंग्स हैं, जंगजू हैं, जो कराची के अंदर काफ़ी खूना रेजी हुई है, उनसे भी ये आम तासुर है। देखिए, इस शहर के अंदर तमाम लोग अपने दिफा के लिए कोई ना कोई कोशिशें करते हैं। जिसके जो वसाइल हैं उसने कोशिश की। मतलब सिर्फ ये कह देना कि साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के अंदर भी मिलिटेंट हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब लोग गैर महफूज तस्वुर करते हैं अपने आप को, तो वो अपने दिफा के लिए अज़ ख़ुद कोई इक़दाम अगर कर लें या असलहा हासिल करें, जायज़ या नाजायज़, तो वो पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन शहर में ये अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किसने किया? जिन्होंने असले को मुतारिफ़ कराया, जिन्होंने सियासी मुखालफिन के कत्लेआम किए। उसके बाद हुकूमत ने उन दहशत गर्दों को जिन्होंने शहर में कत्ल किए गिरफ़्तार करने की बजाय, लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाने की बजाय लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाया, जिसकी वजह से लोगों ने हुकूमत पे एतमाद किए बगैर या हुकूमत पर एतमाद न करते हुए उन्होंने अपने दिफा के लिए अज़ ख़ुद इक़दाम करने पर वो मजबूर हो गए। तो उसमें सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट नहीं है, तमाम लोग हैं। और किसी भी पार्टी की पॉलिसी शायद ना हो कि वो लोगों को इनकरेज करे कि आप असला ख़रीदें। अल्ताफ़ ने तो ये किया था। हमने कभी इनकरेज नहीं किया कि आप असला ख़रीदें या असला जमा करें। लेकिन अगर कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और अज़ ख़ुद को इक़दाम करता है तो आफ़ाक़ अहमद को रोक नहीं सकता। लेकिन अल्ताफ़ भाई, कि आपके साथ कोई इस हवाले से कोई सुलहनामा, कोई आप आएँ बैठ के साथ चलें, कोई कभी जेल में थे या अभी कोई इस तरह के ताल्लुकात? जेल में मुझे राब्ते भी किए गए और कन्विंस करने की कोशिश की, और मैंने बहुत ही हम्बली उनको ये सजेस्ट किया कि जनाब आप अल्ताफ़ साहब को मशवरा दीजिए कि वो अपना पासपोर्ट, जो बरतानिया का पासपोर्ट उन्होंने फ़ख्र या तस्वीरें खिंचवाई थी, उसको सरेंडर करें, लात मारें और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आ जाएं। पैगाम क्या लेके आया था? किस पॉइंट पे हम साथ मिलें? कोई पॉइंट ज़ाहिर है उनके जहन में ये था कि जनाब ये वक्त है और इस वक्त पूरी महाजिर कौम को एक हो जाना चाहिए, और अब जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट है हमें, और हम अब जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मकसद सिर्फ यही था कि अब अलहदगी बहुत करीब है। तो मैंने यही कहा कि देखो, अलहदगी का तो तसव्वुर ही करना छोड़ दो। दूसरी बात यह है कि अगर वो महाजिर सियासत या महाजिर आवाम के हुकूक़ के हुसूल की जद्दोजहद करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बरतानवी पासपोर्ट सरेंडर करके पाकिस्तान आ जाए। मैं उनके शाना बशाना काम करने को तैयार हूँ। लेकिन वहाँ बैठकर भी अगर वो महाजिर सियासत करेंगे तो मैं उन पर यकीन नहीं कर सकता, इसलिए कि बरतानवी पासपोर्ट हासिल करने से पहले उन्होंने वहाँ की मलका की वफ़ादारी का, उनके मुल्क की वफ़ादारी का हल्फ उठाया। उनके मुल्क के मफाद अगर इसमें है कि पाकिस्तान को तोड़ दो तो उनको वफ़ादारी वहाँ निभानी है। आप अलग हो रहे हैं, जितने भी साथियों ने अलग करने की कोशिश या की उनको या तो मारा गया। किसने मारा ये आपको पता है या आप खुद बताएंगे? आप आज जो बात कर रहे हैं मुहाजिरीन के हुकूक की, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी नाजायज़ी हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर आप एमक्यूएम से अलग हुए।
انہوں نے متحدہ بنایا، آپ مہاجر قومی موومنٹ میں. ایک پوائنٹ نہیں تھا صرف کہ متحدہ بنائی اور ہم الگ ہوئے. ایک تو یہ کہ آپ نے مہاجر عوام سے جو وعدے کیے تھے، جس جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا، اس میں ہم مقاصد کے حصول سے پہلے ہی اپنے نام سے وڈرا ہو گئے. اصل وجہ تو یہ تھی کہ ہمیں اپنی شناخت چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمیں سندھی تسلیم کرنے کو اس وقت تیار نہیں تھا، پنجابی ہمیں پنجابی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جس طرح سندھی کی شناخت ہے، جس طرح پنجابی کی شناخت ہے، اس کے کلچر کی بنیاد پر، اس کی زبان کی بنیاد پر ہماری بھی اپنی شناخت ہو. تو ایک شناخت ایک طویل عرصے کے بعد، بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد اگر وہ شناخت ہماری بنی تھی تو اس شناخت کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ ساتھ میں یہ تھی کہ الطاف صاحب کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی، اور انہوں نے برملا اس کا میٹنگوں میں اظہار کیا کہ اس ملک کے جغرافی میں رہتے ہوئے مہاجر عوام حقوق حاصل نہیں کر سکتے، ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی. جس پہ ہمارا اختلاف تھا کہ ہم علیحدگی کی بات نہیں کرتے، ہم اس پاکستان کے جغرافی میں رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں حقوق کی بات کریں، صرف مہاجرین کو حقوق نہیں ملے، کیا سندھیوں کو حقوق ملے ہیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے سندھی عوام کی نمائندگی کرنے والی بہت ساری جماعتیں ہیں، اور انہوں نے بہت ساری تنظیموں نے مل کر بہت جدوجہد کی ہے، اور ہر کمیونٹی کو، ہر قوم کو اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنے کا حق حاصل ہے. اس دھرتی نے 1947 کو آپ کو گود میں لیا، آپ کو دل میں جگہ دی، اس دھرتی نے اس جگہ دی. احسان کی وجہ سے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کو اس ملک سے الگ کرنے کی سازشوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن تاریخ میں اگر دیکھیں آفاق بھائی، تو مہاجر کوئی قوم نہیں ہوتی، اردو اسپیکنگ کوئی قوم نہیں ہوتی. مہاجرین ہم ان کو کہتے ہیں جو مائگریٹڈ آئے، جو اردو اسپیکنگ وہ ہوتے ہیں جو اردو بولے. آپ تو سندھی ہیں، آپ تو پیدا بھی یہاں ہوئے، آپ تو اس دھرتی میں رہنا ہے، اس دھرتی میں مرنا ہے، پھر آپ وہ چیز کیوں کہہ رہے ہیں؟ الطاف بھائی نے تو وہ بات کی ہے کہ ہم اردو بولنے والے سندھی ہیں. دیکھیے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کسی سیاسی مخالفین یا کسی مخالف سے زیادہ منافق سے ڈرنا چاہیے. میں منافق نہیں ہوں، میں نہ سندھیوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں، نہ اپنی عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں. میں لغوی معنوں میں لفظ مہاجر استعمال نہیں کر رہا، میں اصطلاحی معنوں میں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ ہمارے لیے منسوب کیا گیا اور ہماری شناخت بنی. اس شناخت کو میں کھونا نہیں چاہتا، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. دیکھیے، آپ اگر کہیں کہ سندھ میں پیدا ہوا، سندھ میں جو آج پختون یہاں آیا ہے، کیا وہ سندھی بن گیا؟ کیا اس نے سندھی کلچر اپنا لیا؟ کیا وہ سندھی بولنا سیکھ گیا؟ اس کی آج بھی شناخت پختون ہے، وہ پشتو ہے. تو اگر آپ ہر شخص کی اپنی شناخت ہے، اس کو آپ مجبور کریں کہ جناب وہ سندھی بن جائے، تو نہ یہاں رہنے والا پنجابی سندھی بنا ہے، نہ یہاں آنے والا کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے. کیا کراچی میں رہنے والا پختون فخریہ کہتا ہے کہ جناب کراچی جو ہے وہ پشاور سے زیادہ پختون یہاں آباد ہے، لیکن وہ پاکستان کے اندر سے آیا ہے. میری ارسلی، میں پاکستان کے، میں اگر آپ کو یہ بات اس پہ اس طرح کہوں کہ میں سندھ میں نہیں آیا تھا، میں سرحد میں نہیں آیا تھا، میرے باپ دادا پنجاب میں نہیں آئے تھے، میرے باپ دادا بلوچستان میں نہیں آئے تھے، میرے باپ دادا اپنے بنائے ہوئے ملک میں آئے تھے. تو آپ اگر مجھے یہ کہیں کہ صاحب وہ پاکستان کے اندر سے آئے ہیں، تو میں تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہوں، اور میں اپنے بنائے ہوئے ملک میں آیا تھا. میں اس وقت وہ کوئی تلخی پیدا کرنا نہیں چاہتا کہ جب سندھ الگ ہوا تو اس وقت معاہدے کیا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، میں سندھ کے بہت بڑے بڑے دانشوروں کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، اور اس کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ سندھ میں جب قائد اعظم کو حمایت کا یقین دلایا گیا تھا تو ان سے کیا وعدے لیے گئے تھے. اسلام کے نام پر پاکستان کی حمایت نہیں کی گئی تھی، اس بات پر حمایت کی گئی تھی کہ جو ہندوؤں کے ہاتھوں ہمارے زمینیں گروی رکھی ہیں، اگر ہم اسمبلی میں حمایت کریں گے تو وہ زمینیں ہمیں واپس کی جائیں گی. دیکھیں دو چیزیں، یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی شخص یہ تانا دے کہ آپ باہر سے آئیں، نہیں. اب دیکھیں باہر کی تو آفاق بھائی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ آپ دو چیزوں کو کنفیوز کریں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی شناخت، کیا آپ سندھ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیویژن کی طرف ہے؟ دیکھیں ایک تو آپ دوسری کہا کریں اپنی شناخت. 1947 سے پہلے کراچی میں 98% سندھی رہتے تھے، یہ آپ کو بھی پتا ہے. اگر سندھ میں آتے ہوئے اور سندھی ہونے میں ہوئے، جو مہاجرین کا لیڈر آپ بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ الطاف بھائی بھی کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ مہاجرین ان کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے، جن کے حقوق کے لیے آپ الگ ہوئے تھے. درست. چلیے اب میں مان لیتا ہوں آپ کی بات.
मतलब सवाल, मतलब ये तो आपने मान लिए थे ना। नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने फर्ज किया, मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली, सवाल क्या है एक्चुअली? सवाल ये है कि आप अगर सिंध को अलग भी नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी शनाख्त की बात कर रहे हैं, वो शनाख्त की बात भी नहीं करें, सिंध को अलग करने की भी बात नहीं हो रही, कराची के अंदर हो सकता है वो गन पॉइंट पे लोगों को यरगुमाल कर रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों को एमक्यूएम कत्ल कर रही है, मान लिया कुछ टाइम के लिए। शिकारपुर के अंदर, सक्खर के अंदर, वहां तो खौफ नहीं है, वहां भी लोग इनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए कराची की सूरत हाल और अंदरूनी सिंध की सूरत हाल को मिक्स मत कीजिए। अंदरूनी सिंध माजी में जो लसानी फसादात हुए हैं उसकी वजह से जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं जिन्हें हम महाजिर कौम का हिस्सा समझते हैं, वो उस अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वहाँ, क्योंकि और कोई जमात उस वक्त मौजूद नहीं थी, और कोई जमात वहाँ मौजूद होती तो ज़ाहिर है वो उसमें भी चले जाते। आज हम ग्रेजुअली उन इलाकों में वर्क कर रहे हैं। मीरपुर ख़ास से और शिकारपुर से कल ही एक डेलीगेशन आया है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। वहाँ वो तंजीमी काम करना चाहते हैं और अल्ताफ़ के उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो ये सिंध के, अंदरूनी सिंध के हिस्सों को और कराची को मिक्सअप नहीं कीजिए। कराची के हालात डिफरेंट हैं, अंदरूनी सिंध के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। वहाँ लसानी फसादात के बाद महाजिर अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर उस पार्टी की झोली में खुद ब खुद गए। यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ गन पॉइंट पर है तो इसलिए कहता हूँ कि हकीकत है कि यहाँ गन पॉइंट पर है। आप कराची के अंदर असले की सियासत ख़त्म कर दीजिए, या हम जो डीवेपनाइजेशन की बात करते हैं डीवेपनाइज कराची हो जाए, उसके बाद अल्ताफ़ अगर अपना मैंडेट बरकरार रख ले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपने जिस तरह कहा कि ये स्टेट के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, इनकी जो भी पॉलिसी है, सिंध को तोड़ना चाह रहे हैं, सिंध को डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक आम तासुर ये भी है कि फिर इनके साथ रियासत के इदारे साथ क्यों हैं? रियासत के इदारे ना कहिए, हुकूमत कहिए, इसलिए कि हुकूमत का हाल ये है कि वो खुद भी इस मुल्क के साथ जो जुल्म कर रही है, तो उससे मुझे लगता है कि उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि अल्ताफ़ मुल्क तोड़ना चाहता है या मुल्क की वो सालमियत में यकीन रखता है। मुल्क के जो इदारे, मतलब जो हालत है और जिस तरह वो तबाह हुए हैं, जिस तरह लूटा गया है उन इदारों को, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस मुल्क को मुस्तहकम करना चाहती है या इस मुल्क की सलामती से कोई उनकी दिलचस्पी है। पियाये तबाह कर दिया, स्टील मिल तबाह कर दिया, रेंटल पावर प्रोजेक्ट के अंदर अरबों रुपए इस मुल्क के ख़जाने से जो है वो चले गए, और आप जो है वो 100 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सके। ठीक है, कराची की तरफ आते हैं आफाक भाई। आगे फ्यूचर में कराची के हवाले से, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, आपको भी जमहूरी हक है सियासत करने का, आपको भी पूरी सियासी आज़ादी होनी चाहिए, किसी को कोई जुर्रत नहीं है, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या एनपी, कोई भी हो। क्या लाहे अमल है कराची के लिए? आपने जिस तरह के कराची के लोग यरगुमाल है, कराची के लोग भत्ते से तंग है, आपके पास कौन सा ऐसा प्लान है, आपके पास ऐसा कौन सा मंशूर है, या कोई इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं कि कराची के आवाम को अमन दिया जाए? देखिए, कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, क्योंकि असले की सियासत स्टार्ट भी उन्होंने की और इस वक्त असले की सियासत का जो सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कारकुन कर रहा है। इन हालात में तमाम सियासी जमातें वो परेशान हैं, अवाम परेशान है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते हैं, हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि एक नुक्ते के ऊपर, एक नुकाती एजेंडे पर वो तमाम ताकतें, वो तमाम ग्रुप, वो तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होंगी और जल्दी होंगी किसी एक प्लेटफॉर्म पर, और हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि आप असले से पाक कीजिए कराची को। ये मुल्क के मफाद में है, इसलिए कि ये कराची पाकिस्तान की शहरग है। अगर कराची में आप डीवेपनाइजेशन नहीं करेंगे, यहाँ के लोग ही सिर्फ खौफ के साए में नहीं ज़िंदगी गुजार रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से इंडस्ट्री लेके बांग्लादेश चला गया, सरमाएदार यहाँ से सरमाया लेके, हम समझते हैं पंजाब शिफ्ट हो रहा है। पंजाब 10% शिफ्ट हुआ होगा, जो सरमाया शिफ्ट हुआ है वो 10% पंजाब शिफ्ट हुआ होगा, तो 90% श्रीलंका और बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। सही। ब्रेक का टाइम नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ अचूं था, इनके वधीक डिस्कस करूं।